आज आपका सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 45 के लिए उपस्थित है। आज के इस वॉल्यूम को भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग में कोरोना से संबंधित जानकारियों पर साझा करेंगे इन्फॉर्मेशंस, दूसरे भाग में सामाजिक टच होगा और तीसरे भाग में आपके जो अधिकतर क्वेश्चन थे वो थे मोटापे पे, या आपने बताया था कि बाजुओं का मांस यहाँ से लटक गया है, टांगों का, पेट का। तो आज सेवक तीसरे भाग में आपके साथ आपके इन प्रॉब्लम्स के ऊपर साधारण सी एक्सरसाइज आपको बताएगा, लेकिन आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी है। आपने अपने सामर्थ्य से आगे नहीं बढ़ना। धीरे धीरे आपका ये जो मोटापा है, आपकी चर्बी जो है वो डिल्यूट हो जाएगी और जितनी आपके शरीर को ज़रूरत है उतनी आपके शरीर में रह जाएगी और इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं पहले भाग पे। देखिए, सर्वप्रथम सेवक आपसे यह जानकारी साझा करना चाहता है कि हमारे यहाँ जो कोवैक्सीन के शॉट लग रहे हैं वो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव नहीं है वो मेडिसिन, क्योंकि अगर हमने यूरोपियन कंट्री में जाना हो तो हमारे लिए जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये मेडिसिन अप्रूव नहीं होती तब तक हम यूरोप का टूर या विजिट नहीं कर सकते। इस विषय में सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि सेवक की जानकारी के हिसाब से अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यूरोप जाना चाहें तो वो भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोवैक्सीन की डोज लगवाई है। और आज ही सेवक 2/6/2021 की न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था कि जो बच्चियां बाहर स्टडी करने के लिए जाना चाहती थी और जिन्होंने कोवैक्सीन के शॉट लिए हुए हैं उन्होंने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बताया कि हमारे को ये पता होता कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये मेडिसिन अभी अप्रूव नहीं है तो हम कोवैक्सीन की डोज ना लेते, ये शॉट ना लगवाती। और दूसरा, कोवैक्सीन की तरफ से पता लगा है कि उन्होंने WHO को अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया है और WHO ने उनसे ट्रायल के ऊपर ड्रॉजियर मांगा है। जब ये ड्रॉजियर देंगे उसके बाद और जो इन्फॉर्मेशन वो मांगेंगे या उनकी जो और रिक्वायरमेंट्स होंगी, जब हमारी ये भारत बायोटेक कंपनी उसको पूरा कर लेगी और वो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से जब सब ठीक होगा तो तब इसको अप्रूवल मिलेगी। और जिन्होंने कोवैक्सीन के दोनों शॉट लगवा रखे हैं उसके बाद ही वो यूरोपियन कंट्री का विजिट कर सकेंगे, चाहे वो सर्विस करने वाले हों, चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से वहाँ पे जाना चाहते हों। तो अभी उनके लिए वहाँ पे जाना मुश्किल है। डॉक्टर वी रवि जी, जो कि कर्नाटका टास्क फोर्स कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने यह बताया है, सेवक ने पढ़ा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि ये जो हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं उन्होंने कहा अभी तक जो स्टडी हमने देखी है या हो रही है उससे ये पता लगता है इन इंजेक्शन्स का असर 1 साल तक रहेगा और उससे थोड़ा ज़्यादा भी, इवन 2-3 साल तक भी रह सकता है। और उन्होंने यह भी अंदेशा जताया है कि थर्ड वेव भी हमारे देश में आ सकती है और जिसका कि बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे को कॉन्शियस होके रहना चाहिए। हमारे देश के साइंटिस्ट प्रोफेसर रवि गुप्ता जी, जो कि यूके गवर्नमेंट में सलाहकार भी है, उन्होंने यूके गवर्नमेंट को कॉशन किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ब्रिटिश में थर्ड वेव शुरू हो चुकी है और 5 दिनों में 3000 के करीब पेशेंट आ चुके हैं। उन्होंने आगे भी कॉन्शियस रहने के लिए सबको आगाह किया है। डॉक्टर समीरा आसवा, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, सेवक ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उन्होंने बताया है कि जो उनका स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड
जो मेथड है डेथ काउंटिंग का, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि विश्व में सब देशों ने जो डेथ रिपोर्टेड की है उनसे 2 से 3.5 गुना ज़्यादा डेथ हुई है। उन्होंने कहा है कि विश्व में जो डेथ टोटल रिपोर्टेड की है 3.4 यानी कि 34 लाख के करीब रिपोर्टेड है, और उनका कहना है कि ये डेथ जो है 60 लाख से 80 लाख तक हो सकती है। जो हमने अपने स्टैटिकल मेथड से, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, उससे हमने ये पाया है कि देशों ने डेथ अंडर रिपोर्ट की है, कम रिपोर्ट की है। सेवक ने टाइम्स ऑफ इंडिया 20/5/2021 में पढ़ा था कि सेकंड वेव की वजह से हमारे देश में हमारे काबिल डॉक्टर तकरीबन 280 के करीब हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं कोविड-19 की वजह से। देखिए, अगर हमारे देश के 280 डॉक्टर इस प्रकार से जा चुके हैं तो हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हम अगर आप भी कॉन्शियस हो जाएं तो डॉक्टरों की भी सेफ्टी रहेगी और हमारी भी सेफ्टी रहेगी। और जो डाटा उसमें सेवक ने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा डेथ डॉक्टर्स की बिहार में हुई, दूसरे नंबर में यूपी में हुई, तीसरे नंबर पे दिल्ली में हुई, इसी तरह आगे कर्नाटक, तेलंगाना इत्यादि स्टेटें थी। तो तकरीबन 280 डॉक्टर, काबिल डॉक्टर हमारा साथ छोड़ के जा चुके हैं। इसी तरह से सेवक ने टाइम्स ऑफ इंडिया में ये भी पढ़ा था कि यूपी में जो पंचायत इलेक्शन हुए थे, जिन प्राथमिक शिक्षकों को वहाँ पे ड्यूटी दी गई थी और स्टाफ को, उसमें से 1621 टीचर्स और स्टाफ की कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुकी है। और यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 3 की डेथ को डिक्लेयर किया था। इसी तरह सेवक प्राइम टाइम की माननीय रवीश कुमार जी की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें सेवक ने देखा कि सिर्फ बरेली डिस्ट्रिक्ट के ही एक टीचर एसोसिएशन के नेता ने रिकॉर्ड के साथ एक डॉक्यूमेंट सामने दिखाया था जिसमें बरेली डिस्ट्रिक्ट के 40 टीचर्स के नाम थे, और उन्होंने कुछ टीचर्स के डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाए थे जिसमें कि कोरोना की वजह से डेथ हुई शो किया गया। और उन्होंने कुछ टीचर्स की कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भी दिखाई थी, और उन्होंने कहा था कि बाकियों को भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट आने पर हम सबमिट कर लेंगे। लेकिन आज सेवक ने 2/6/2021 की टाइम्स ऑफ इंडिया में, या टाइम्स ऑफ इंडिया या मेरे ख्याल इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा कि यूपी गवर्नमेंट ने उन टीचर्स के लिए 30 लाख का मुआवजा घोषित कर दिया है 1621 के 21, जो कि संघ ने उस समय डिक्लेयर किए थे और यूपी गवर्नमेंट नहीं मान रहा था। यूपी गवर्नमेंट सिर्फ 3 टीचर्स की डेथ को मान रहा था। लेकिन जैसे माननीय रवीश कुमार जी की प्राइम टाइम वीडियो में ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ दिखाए गए, तो आज सेवक ने पढ़ा है कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर कह लो या जैसे भी, उन्होंने 30 लाख का मुआवजा घोषित किया है और एक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को योग्यता के अनुसार नौकरी देने का वायदा किया है। लेकिन साथ में सेवक ने ये पढ़ा कि उन्होंने कहा कि पंचायत इलेक्शन के 1 महीने के अंदर जिन टीचर्स की मौत कोविड की वजह से हुई हो उनके लिए ये प्रावधान है। और एक टीचर की वाइफ का भी उन्होंने पढ़ा उसमें कि उनके 4 बेटियां थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा परिवार चलाना। तो उन्होंने कहा कि मैं एज ए टीचर जॉब करने के लिए क्वालिफाइड हूँ, अगर ये मुझे नौकरी मिलती है तो मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से चला लूँगी। सेवक एक न्यूज़ और पढ़ी थी कि सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर्स ने ये बताया है कि उनके पास बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे हैं पोस्ट कोविड कि जिनका डायग्नोस के बाद पता लग रहा है कि उनको कार्डिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो गई है, और ये 5 साल से 17 साल की एज ग्रुप पे है।
और उन्होंने यह भी साझा किया सर गंगाराम के डॉक्टर्स ने, डॉक्टर गुप्ता जी ने, कि हमने दिल्ली के 10 प्राइवेट हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट किया है, तो ऐसे हमारे 10 हॉस्पिटल्स में 108 बच्चे आ चुके हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनमें से 50% बच्चों को कार्डिक प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, कार्डिक सिम्टम्स आ रहे हैं, और दूसरों को अंदर इन्फ्लेटरी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए, और दूसरा उन्होंने ये भी साझा किया कि 80 बच्चे गुड़गांव में इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो इसलिए सेवक आप सबसे ये प्रार्थना करेगा कि आप बच्चों का विशेष करके ध्यान रखिए कि ये जो पोस्ट कोविड जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही गलत है। और जैसा कि वी रवि जी का भी आपको, जो वीरोलॉजिस्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट के, उनका भी आपको बयान साझा किया, विचार उनके साझा किए कि थर्ड वेव जो आएगी वो बच्चों के लिए बहुत घातक हो सकती है। तो आप सबसे सेवक का निवेदन है कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, उनको घर में बनाकर खाना खिलाइए, मौसम के फल, मौसम की सब्जियां और घर का अनाज, बाहर से कोई चीज़ें मत खिलाइए, ताकि अब जो डिसीज आ रही है थर्ड वेव में, या जो आँखों की बीमारी या ब्लैक फंगस या वाइट फंगस, येलो फंगस, ये जो फंगस हैं ये गंदगी की वजह से हो रही हैं कि हमारे कॉर्नर्स में जाला इत्यादि लग जाता है, गंदी जगह पे हम कहीं पे चले जाते हैं, पैर इत्यादि रख देते हैं, या मिट्टी में, धूल मिट्टी में चले जाते हैं, तो ये फंगस डिसीज इस वजह से हो रही है कि हमारा इम्यून सिस्टम कोविड के बाद वीक होता है, तो ये डिसीज हमारे ऊपर अटैक कर रही है। आप इन सब चीज़ों से ध्यान रखिए। आप अपने घरों में फालतू सामान मत रखिए, जितना सामान आपका ज़रूरी है उतना ही रखिए। हम विशेष कर देखते हैं कि हम लोग घर में ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, लेकिन उससे क्या होता है, हम उन चीज़ों की संभाल नहीं कर पाते और उन कोनों में ये ऐसे फंगस क्रिएट हो जाते हैं जो कि कभी कभी हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं और आजकल हो रहे हैं। आप इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। दूसरा, सेवक का मानना है कि अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स हमारी डेथ का और पेशेंट्स का जो कोविड-19 से या ब्लैक फंगस से, वाइट फंगस से, येलो फंगस से, या जैसा कि आजकल बच्चे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, अगर इनका डाटा साइंटिस्ट को हम प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे, एक्चुअल प्रोवाइड करेंगे, तो उनको दवाइयों की रिसर्च में और रिजल्ट में बहुत ही आसानी होती है मेडिसिन को रिसर्च करने के लिए और उसकी प्रॉपर डोज बनाने के लिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि जो एक्चुअल डाटा है वो साइंटिस्ट को ज़रूर प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो मेडिसिन बनाने में और अपनी रिसर्च में कामयाब हो सकें। अब सेवक सोशल इशू पर आता है कि आपके काफ़ी ऐसे प्रश्न थे कि पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मई महीने में हमारी गवर्नमेंट ने या कंपनियों ने कह लो 16 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, और 1 जून को ही, कल ही, ये इस यानी कि अगर हम 31 दिन का डाटा लें तो 17 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए, हम जब हमारी रूलिंग पार्टी रैलियों में क्या कहती थी, या बाबा रामदेव क्या कहते थे कि हम पेट्रोल और गैस के सिलेंडर कितने का कर देंगे, और आज जो कर रहे हैं इस पर जो अरेबियन कंट्री या जो कंट्री हमारे को सस्ता पेट्रोल दे रही थी, सेवक ने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा, उन्होंने भी ये कहा है कि पहले जो आपने सस्ता पेट्रोल अपना स्टॉक किया हुआ है उसे पहले निकालो, तब हम रेट, क्योंकि उनको दूसरी कंट्री कह रही थी कि दाम कम करो, उन्होंने खास करके कहा कि जो आपने स्टॉक किया है सस्ता पेट्रोल, डीजल या पेट्रोल, पहले उसको निकालिए, उसके बाद आप हमारे से बात कीजिए। तो देखिए, ये चीज़ें जो है हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। अभी सेवक ने आज भी पढ़ा कि जो रेट है दिल्ली में, उसका टैक्स जो है वो आधे से भी ज़्यादा पेट्रोल पे। अगर पेट्रोल दिल्ली में 94 या 97 रुपये है, तो सेवक ने पढ़ा था कि
ये अप्रोक्सीमेट 54 रुपये के करीब तो टैक्सीज में ही जा रहा है। इसी तरह डीजल का जो रेट है उसमें 44 रुपये कुछ पैसे तो टैक्सीज रूप में जा रहा है। अगर हम इतने टैक्स लगाएंगे तो ये तो बात वही होगी जो राजा महाराजाओं के टाइम पे वो अपना वसूलते थे टैक्स, उसी तरह का ही हम टैक्सिंग हमने उसी तरह की बना ली है। हम पब्लिक का इंटरेस्ट वॉच नहीं कर रहे थे। दूसरा, सेवक के कई मित्र सेवक के साथ डिबेट करते हैं, फ़ोन पर भी वैसे भी कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा अच्छी हैं। सेवक आपसे एक कल का एग्जांपल साझा करना चाहता है, बाकी भी आपको सबको विदित है कि अडानी ने जो पट्टा एयरपोर्ट जो उन्होंने अपना अभी लिया है, टेक ओवर किया है, उसके चार्जेज बढ़ा दिए हैं। अब आप देखिए, प्राइवेट होने के बाद वो अपनी मर्जी से करते हैं। और वहाँ के उन्होंने दूसरी एयर कंपनियों के कमेंट्स भी सेवक ने पढ़े, उन्होंने बताया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी कोई इतनी चेंजेज नहीं की जो कि इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं। तो इससे होता है कि प्राइवेट कंपनियां मोनोपोली में आ जाती हैं, वो अपनी मर्जी से जब मर्जी रेट बढ़ा देती हैं किसी भी चीज़ का। तो पहले ये जो गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं वो समाज के वर्गों का विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अपने प्रॉफिट का ध्यान रखती हैं, उनका कोई दूसरा इंटरेस्ट नहीं होता। ये देखने में आया, ये व्यवहारिक बात है। और हमारी गवर्नमेंट भी अब उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी बना रही है। जैसे सेवक ने पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेज की बात की कि क्या इतना टैक्स वाजिब है, जो हम इतना टैक्स 50 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पे या 44 रुपये करीब डीजल पे टैक्स ले रहे हैं 1 लीटर का, तो क्या ये वाजिब बातें हैं। और आपसे सेवक एक प्रार्थना और करना चाहेगा, क्योंकि सोशल सब्जेक्ट पे बात हो रही है, कि आप हमारे पॉलिटिकल नेताओं की ये चिकनी चुपड़ी बातों पर मत आया कीजिए। ये देखिए कि उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, चाहे वो स्टेट में पार्टी रूल करती हो या सेंटर में करती हो, उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे हमारे से, क्या उन्होंने वो प्रॉमिस अपने पूरे किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो आप कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट भी वही लीजिए जो पढ़ा लिखा हो और जो सिंसियर हो, होनेस्ट हो, आपके एरिया का डेवलपमेंट को और वहाँ की जनता की प्रॉब्लम्स को देख सके। अंधाधुंध होकर, आंखें बंद कर कर किसी पर भी विश्वास करके वोट कभी मत डालना। अपने ज्ञान का, अपनी विचारधारा का जो आपने स्टडी की है उसका ध्यान रखिए। दूसरा, बच्चों को और अपने आप को इन मीडिया चैनलों से भी बचाइए, सोशल मीडिया से भी बचाइए, कि आजकल जो आपको परोसा जा रहा है वो तथ्य से कहीं कहीं दूर है। सेवक सिर्फ इतना कहना चाहेगा, ना किसी को क्रिटिसाइज करना चाहेगा, ना किसी की फेवर करना चाहेगा। और सेवक इसके साथ ही उन सब का धन्यवाद करना चाहेगा, सर्वप्रथम सिख साध संगत का, जिन्होंने जगह जगह पर अरेंजमेंट किए, पेशेंट्स के लिए गैस का अरेंजमेंट किया है, बड़े बड़े सिलेंडर लगाकर 10-10, 12-12 पेशेंट को वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया। और उन पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों का, वर्करों का, जिन्होंने इस पेंडेमिक डेज में सेकंड वेव के टाइम आगे बढ़ चढ़कर पेशेंट की सेवा की और लोगों के काम आए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सेवक आता है तीसरे भाग पर, जो कि आपकी ओबेसिटी और मोटापे से रिलेटेड है, या आपके मांस यहाँ से लटक गया है, जगहों से लटक गया है, पेट से लटक गया है। तो सेवक आपको कुछ एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट करके बताएगा, तो आपने उसको 2-2, 3-3 बार करना है। सेवक एक बारी करके दिखाएगा और आपने 3-3 बार करना है, डेली करना है। देखिए, सर्वप्रथम आप जब सुबह उठेंगे तो खाली पेट आपने ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि बिल्कुल हल्का कोसा पानी 2 गिलास के करीब इस क्रिया में बैठकर अपने दोनों पैरों के पंजे मिलाकर उस पर अपने वेट को रखते हुए ऐसे लोटा या गिलास, ऐसे अपने हाथ में गिलास लेंगे, लोटे से पानी उसमें डालेंगे, इस प्रकार से सिप करके पिएंगे। और 2 गिलास, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना पानी पीजिए। और उसके बाद सेवक अब आपको एक्सरसाइज उसके बाद बताने जा रहा है, जो आपने खाली पेट करनी है। और 3-4 एक्सरसाइज आपने शाम के समय करनी है, जो कि आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में बताई जा चुकी हैं। और अप्रोक्सीमेट 42 में भी वो एक्सरसाइज
रिवाइज की गई है वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 42 में भी आपको बताई गई है। वो आपने शाम को करनी है, जो सुबह करनी है सेवक वो आपसे अब डेमोस्ट्रेट करके दिखाने जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम आप पानी पीने के बाद ये देखिए अपने स्टोमक को और बैक को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे कम से कम 10 बार। इसके बाद 10 बार आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने शरीर की समर्थ्य, कोई जोर नहीं लगाना, बड़े प्यार से चलेंगे। देखिए पूरा मूवमेंट देंगे कि आपका स्टोमक बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपकी इंटेस्टाइन कुछ भी अगर उनमें फंसा हुआ है तो धीरे धीरे वो इंटेस्टाइन भी प्योरीफाई हो जाए, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। अब सेकंड जो एक्सरसाइज है वो जस्ट लाइक समझ लीजिए जैसे आप डांस सीखने जाते हैं उस प्रकार से आपने अपने शरीर को कॉर्नर्स में मूवमेंट देनी है। ये भी आपने कम से कम एक एक कॉर्नर को जैसे 7 तक आप काउंट करेंगे, या आप कोई मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये आप जब करेंगे 6 कॉर्नर में 7th टाइम आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे कॉर्नर से शुरू करेंगे। देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ अब इस जो एक आपका ये पूरा सर्कल अपने यहाँ तक लाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज इधर से स्टार्ट करना है और यहीं पे फिनिश करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आपने जस्ट लाइक देखिए इमेजिंग एक्सरसाइज है कि आपका शरीर फुर्तीला हो जाएगा, आपकी यहाँ से जो चर्बी बढ़ी हुई है धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके बाद एक क्रिया आपने दोबारा जो फर्स्ट राउंड में की थी, पहले 10 बारी की थी, अब 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, राउंड शेप में एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आपका थोड़ा सांस फूल रहा है तो 1 या 2 लंबे सांस ले लेंगे, उनको धीरे से छोड़ेंगे। आप देखिए इसके बाद आप लेग्स को 2 या 2.5 फुट खोल लेंगे और ये देखिए अब सेवक ने अगर अभी लंगर किए हुए 2 घंटे हुए हैं, इसलिए हो सकता है पैर हाथ को नीचे ना लगाए, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है कि हाथ को नीचे तक ही ले जाना है, जितना भी हो सके आपने उतना करना है। जैसे सांस लिया, यह हाथ सीधा कर लिया और ये हाथ आपका जगह के साथ लगा हुआ है, जगह के साथ आपकी, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए चलिए। इस हाथ को नीचे जाने दीजिए, इसको ऊपर से इधर आने दीजिए, लेफ़्ट साइड पे राइट हैंड को जितना आप ले जा सकते हैं। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, जितना आप ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इतना ले जा सकते हैं, इतना ले जाइए। इसी तरह अब यही क्रिया इस हैंड से कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे 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 चलते जाइए। जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है, ऐसा ऐसा आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। नीचे सांस लेते हुए धीरे धीरे इस दिशा, ये 3 बार आपने ये क्रिया करनी है। अब नेक्स्ट क्रिया आपने क्या करनी है कि ये देखिए आपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, सांस लेना है और सांस को रोक लेना है। अपनी जगह को उठाएंगे, राइट को लेफ़्ट यहाँ पे थाई पे और घुटने पे लगाएंगे ऐसे।
धीरे से इसको अब जैसे छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए, अब क्या है, दोबारा सांस लेंगे, ऊपर से हाथ मिला लेंगे। अब अपनी लेफ्ट लेग फुट को राइट थाई पे या अपने घुटने पे ऐसे लगाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये भी क्रिया आपने 3 बार करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो मांस यहाँ का लटका हुआ है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जितनी आपके शरीर को फैट्स ज़रूरत है उतनी आपके अंदर रह जाएगी। अगर आपकी फैट कम है तो वो रिकवरी करेगी, अगर ज़्यादा है तो वो डिल्यूट होके डिस्चार्ज हो जाएगी। और आपकी ये थाइज की और इनकी ये भी सारी, लास्ट में आप सूर्य नमस्कार एक बारी सीधा बिल्कुल कर लेंगे। ये देखिए, ओम सूर्याय नमः, और हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ जाएंगे जितना जा सकते हैं। सांस रुका हुआ आपने अंदर, अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आएंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। सांस छोड़ते हुए सांस निकलता जा रहा है। आप धीरे धीरे जितना नीचे जा सकते हैं अपने फुट को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और उससे आगे अपने हैंड्स को आगे रख सकते हैं तो और अच्छा है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और ऐसे पंछी की तरह अपने पैरों हाथों को ऐसे चलाएंगे कि जो आपके शरीर में तनाव आया है वो बिल्कुल लूज हो जाए। बस एक क्रिया और आपसे शेयर करना चाहेगा सेवक कि अब इसके बाद आपके अंदर जो तनाव आया है या जो एनर्जी जनरेट हुई है या आपकी जो एक्स्ट्रा फैट डिल्यूट हो रही है उसको सामंजस्य बिठाने के लिए थोड़ी देर शवासन क्रिया में आ जाएंगे। शवासन क्रिया का आपको सबको पता ही है, विदित हो चुका है कि बिल्कुल सांसों को ढीला छोड़ देंगे, शरीर को अपने ढीला, कहीं पे भी कोई तनाव है तो उस अंग को हिला डुला कर लूज कर लेंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने ध्यान को, अगर आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का दर्द है, पेन है, तो अपने ध्यान को उस स्पेस पर ले जाइए। आपके दोनों काम हो जाएंगे। एक, आपके शरीर में जो तनाव है वो भी कम हो जाएगा। एक, जिस शरीर के पार्ट में आपके पेन है या कोई भी प्रॉब्लम है आप अपने ध्यान को वहाँ पे ले जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सपोज करो आपके पेट में यहाँ पे दर्द है तो आप अपने ध्यान को यहाँ पे ले जाइए। जो नॉर्मल है वो अपने ध्यान को नाभि में ले जाए। जब नाभि में ले जाए तो पल्पिटेशन को ऐसा सुने कि हमारी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से होकर नाभि में आ रही है, नाभि में से उसमें जा रही है, ऐसे पल्पिटेशन हो रही है। अब ऐसा महसूस करेंगे। और जिनको पेन है, यहाँ पे पेन है, गर्दन में पेन है, सिर में पेन है, वो अपने ध्यान को वहाँ पे ले जाएंगे और वहीं पे पल्पिटेशन महसूस करेंगे। जो नॉर्मल है वो नाभि और बैकबोन में महसूस करेंगे, और जिनको कहीं पे पेन है तो वो अपने ध्यान को वहाँ पे ले जाकर वहाँ पे पल्पिटेशन को महसूस करेंगे। आप ये क्रिया 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपने राइट साइड पे होते हुए आप धीरे धीरे उठेंगे और जो आपने प्रभु ने आपके शरीर में आपकी एक्सरसाइज द्वारा, आपकी मेडिटेशन द्वारा जो एनर्जी जनरेट की है उसको अपने शरीर में समाहित करने के लिए ऐसे अपने हाथों को रगड़ेंगे, मसलेंगे और प्रभु से प्रसाद लेते हुए आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे, गर्दन पे लगाएंगे। दूसरी बार फिर ऐसे ऐसे करेंगे, अपने माथे से सिर पर, कंधों पर, बैक साइड पे, आगे चेस्ट पर, बैली में, बैक पे लगाएंगे। तीसरी बार फिर मसलेंगे और अपने पैरों से होते हुए जगहों पे और नीचे के सारे पोर्शन पे लगाएंगे। फिर यहाँ पे फिंगर से कंधों तक, दूसरे हाथ की फिंगर से कंधों तक ऐसे लगाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु आपने जो हमारा टाइम पास किया बहुत अच्छा किया, हम आपके बहुत ही आभारी हैं।
आज का दिन भी शुभ बीते, हम किसी गलत कार्यों में सम्मिलित न हों। आपकी सदा ही जय हो। आरोग्य लहर के इस वॉल्यूम 45 को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।